आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत, हादसा या फिर बड़ी साजिश। तुर्की के अंकारा में प्राइवेट जेट जिस तरीके से क्रैश हुआ, उसके बाद जनरल अल हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बहुत से हैं और सवालों में यह भी पूछा जा रहा है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं, कहीं किसी तरीके से कोई फायदे की डील के पीछे ये साजिश अंजाम तो नहीं दी गई। पाकिस्तान की पूर्वी लीबिया से हथियार डील कहीं इसकी वजह तो नहीं। पश्चिमी लीबिया का आर्मी चीफ भला कैसे मारा गया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी बने हुए हैं। इन पूरे सिनेरियो पर बात करेंगे, खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत, हादसा या बड़ी साजिश। तुर्की के अंकारा में प्राइवेट जेट क्रैश, जनरल अल हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान की पूर्वी लीबिया से हथियार डील। पश्चिमी लीबिया का आर्मी चीफ कैसे मारा गया। 23 दिसंबर की रात तुर्की के आसमान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। तुर्की की राजधानी अंकारा के पास एक प्राइवेट जेट क्रैश होने से पश्चिमी लीबिया की सेना के रीढ़ माने जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की दर्दनाक मौत हो गई। उड़ान भरने के महज 40 मिनट बाद अल हद्दाद का विमान रडार से गायब हो गया। इस विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका। देखिए कैसे अंकारा के एसएन बोगा एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी। पहुंचना था पश्चिमी लीबिया की राजधानी त्रिपोली। विमान में पश्चिमी लीबिया के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद अपनी टीम के साथ सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ही पायलट ने कंट्रोल टावर को एक खौफनाक संदेश भेजा। इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। पायलट की अपील के बाद विमान को तुरंत वापस अंकारा की ओर मोड़ा गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले ही विमान रनवे को छू पाता, वो रडार से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद अंकारा के हैमाना इलाके से काला धुआं उठता दिखाई दिया। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो सिर्फ मलबा और आग की लपटें थी। इस भयानक हादसे में विमान में सवार सभी 8 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में जनरल अल हद्दाद के अलावा जनरल अल फितोरी घरवीली, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, सैन्य सलाहकार मोहम्मद अल असावी और फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूद समेत 3 क्रू मेंबर शामिल हैं। यह हादसा पश्चिमी लीबिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। जनरल अल हद्दाद सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि वे पश्चिमी लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार GNU की सैन्य ताकत का आधार थे। तुर्की समर्थित इस सरकार के लिए वे एक मजबूत स्तंभ थे। पश्चिमी लीबियाई डेलीगेशन का तुर्की दौरा ऐसे समय हुआ था जब तुर्की की संसद ने पश्चिमी लीबिया में तैनात अपने सैनिकों के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तुर्की ने 2019 में अंकारा की त्रिपोली में हुए समझौते के बाद वहां सैनिक तैनात किए थे। जैसे ही विमान के क्रैश होने की खबर आई, पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये महज तकनीकी खराबी थी या कोई सोची समझी साजिश। चर्चा तेज है कि अगर ये हमला था तो इसका फायदा किसे होगा। एक्सपर्ट की माने तो अल हद्दाद की मौत से तुर्की समर्थित GNU सरकार की सैन्य पकड़ कमजोर होगी, जिसका सीधा फायदा पूर्वी लीबिया के कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार को हो सकता है। दरअसल लीबिया साल 2011 से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। गद्दाफी के सत्ता हटने के बाद देश 2 मुख्य हिस्सों पश्चिमी लीबिया और पूर्वी लीबिया में बट गया। पश्चिम में त्रिपोली की UN मान्यता प्राप्त सरकार है। जनरल अल हद्दाद पश्चिमी की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड यानी GNU सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है। जबकि पूर्व में जनरल खलीफा हफ्तार की लिबियन नेशनल आर्मी यानी LNA की सरकार है, जो तेल के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा रखती है। आपको ये भी बता दें, ये विमान क्रैश ऐसे समय हुआ है जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और LNA के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार की बेंदागी शहर में मुलाकात हुई थी।
400 करोड़ डॉलर की हथियार डील उस देश के साथ हुई जो यूएन से मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर असीम मुनीर ने डील फाइनल की। डील के तहत JF-17 फाइटर जेट, सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और कई सैन्य उपकरण देना शामिल है। यानी पाकिस्तान जो तुर्की का पक्का दोस्त है, वो पूर्वी लीबिया के साथ हथियार डील करता है और ठीक इसी के बाद पश्चिमी लीबिया के जनरल अल हद्दाद को तुर्की अपने यहाँ बुलाता है, स्वागत सत्कार करता है, लेकिन लौटते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये वाकई तुर्की, पाकिस्तान और पूर्वी लीबिया की साजिश की ओर इशारा करता है। जनरल खलीफा हफ्तार की मौत क्या पूर्वी लीबिया को ताकतवर बनाएगा? क्योंकि अल हद्दाद की मौत से लीबिया में बवाल तय माना जा रहा है। ये लीबिया के दोनों धड़ों में बड़ी खाई जैसा है जिसे भरना आसान नहीं होगा। क्या कोई डील हुई है? क्या लीबिया में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर हथियार के बदले तेल या खेल करने वाले हैं? इस प्राइवेट जेट क्रैश होने से पश्चिमी लीबिया की सेना की रीढ़ माने जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अल अहमद अल हद्दाद की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल बहुत से हैं जो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा। इसके पीछे की कहानी डिकोड करने की है हम अब कोशिश करेंगे। कैसे गद्दाफी के बाद लीबिया का हाल अभी दिखाई देता है और कैसे इस हादसे के बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं। पश्चिमी लीबिया, पूर्वी लीबिया जो कि अलग अलग तरीके से अब इस घटना को देख रही है। पश्चिमी लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली, पूर्वी लीबिया की बेंगाजी राजधानी है। यूएन से मान्यता प्राप्त GNU सरकार यहां पर चलती है, जबकि इधर LNA सरकार चलती है। ये भी यूएनए की मान्यता यहां पर नहीं पाती है। यहां चीफ जनरल अल हद्दाद हैं तो यहां चीफ जनरल खलीफा हफ्तार हैं। अलग अलग सिनेरियो अलग अलग पूर्वी और पश्चिमी लीबिया को लेकर है। लेकिन सवाल ये कि जनरल अल हद्दाद की मौत किसको फायदा दे जाएगी या फिर किसके लिए नुकसान होगी, इसी पर अब विश्व भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये हादसा बहुत से सवाल उठा रहा है। अब यहाँ राजधानी त्रिपोली को लेकर अलग अलग सिनेरियो हैं। गद्दाफी के बाद लीबिया का जो हाल है वो अनस्टेबल सा रहा है, लेकिन ताकत यहाँ जाती हुई नजर आती है एक तरफा। और एक तरफ हम पाकिस्तान को भी देखते हैं, एक तरफ हम तुर्की को भी देखते हैं। तुर्की यूं जनरल अल हद्दाद का जाना और फिर वहां पर ये बड़ा हादसा हो जाना, इसके पीछे क्या हो सकता है? गद्दाफी के बाद लीबिया का हाल कुछ ऐसा नजर आता है जो इस मैप में भी आप देख रहे हैं। एक तरफ पूर्वी लीबिया है, एक तरफ पश्चिमी लीबिया है, और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जनरल के हाथों में ये पूरी सत्ता है। एक यूएन प्राप्त यानी कि यूएन से मान्यता प्राप्त सरकार चलाता है, दूसरी तरफ यूएन मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है, यानी कि LNA की सरकार है। अब पूर्वी लीबिया और पश्चिमी लीबिया में गद्दाफी के बाद के हालात पर जनरल्स की नज़र है। तुर्की से भी बेहतर संबंध माने जाते हैं। तुर्की जो कि अपनी फौज को यहाँ पर रक्षा के लिए या फिर ये कहिए कि सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ के हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से ये अभी के सिनेरियो नजर आ रहे हैं, अल हद्दाद की मौत हो जाना ये फायदा कैसे दे जाएगा, या साजिश पर क्यों बात है, या फिर तेल भंडार पर क्यों बात है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको हम समझने के लिए करीब से हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ डॉक्टर शुभदा चौधरी मेरे साथ में जुड़ गई हैं जो कि फाउंडर हैं मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। चूंकि सुधाकर जी सीनियर जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो पहला सवाल मैं आप ही से कर लेती हूँ। जो अभी हुआ है, ये प्लेन क्रैश होना, अल हद्दाद के साथ साथ जो 8 लोगों की मौत होना, ये महज एक हादसा आप देख रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश आपको नजर आ रही है, ऐसी कोई बू नजर आती है? रचना, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, व्यूअर्स को भी बधाई देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, कोई भी हादसा होता है उससे कॉन्स्पिरेसी एंगल रूल आउट करना एब इनिशियो गलत होगा, क्योंकि मैं एक मिलिट्री मैन हूँ और जियोपॉलिटिकल वातावरण को मद्देनजर रखते हुए उसको डिस्काउंट एब इनिशियो या इनिशियली करना ये बिल्कुल ही गलत होगा। और जहाँ तक मैं सिर्फ एक मिसाल हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं अभी देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजा है मेरे पास मिडिल ईस्ट से। अगर आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करके देखते हैं 40-42 मिनट के बाद उनका रेडियो कॉन्टैक्ट टूट जाता है। कब टूटता है? जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना चाह रहे हैं, और
उसके बाद कम्युनिकेशन टूटना और उसके बाद अपना वो रास्ता बदल के एक और नियर बाय एयरपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड करने की, और बीच में उसका एक्सप्लोजन होता है। इससे मेरे को संदेह एक मन के अंदर आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये दाल में काला छुपा हुआ है, और कॉन्स्पिरेसी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, यह क्रैशेस में आमतौर पे इस किस्म का संदेह होना निहाती बहुत मुमकिन है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि उसको इतना जल्दी प्रीमेच्योरली साबित करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को पूरा छोड़ देना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि इन्वेस्टिगेशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी लीबिया के आर्मी चीफ की मौत हुई है, पश्चिमी लीबिया के लिए ये बड़ा नुकसान है, बड़ा झटका है, तो क्या इसे ऐसे देखा जाए कि पूर्वी लीबिया के लिए ये फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल, मेरे विचार के मुताबिक है। उसके पीछे काफी सारे कारण हैं, और पूर्वी और पश्चिम के बीच में जो अभी आज के दिन में तनाव चल रहा है, हमें सबको मालूम है। एक तरफ यूएन गवर्नड या यूएन फ्लैग के नीचे वो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किए हैं, दूसरी तरफ रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। और इनका जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप आप अगर देखेंगे, उसको अगर विश्लेषण करेंगे, नतीजा यही है। टाइम कम होने के नाते मैं उसको विस्तार में नहीं कह सकता हूँ। हाँ। मेरे विचार के मुताबिक तनाव है, और हो सकता है कि आपस में ये तनाव की वजह से एक दूसरे को टक्कर देने की जो कोशिश किए होंगे, हो सकता है कि ये एक उसका आखिरी नतीजा हो। लेकिन ये प्रीमेच्योरली इस तरह कंक्लूड करना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बैक टू यू प्लीज। ठीक है डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, ये जिस तरीके से अभी तक के हालात समझ में आ रहे हैं, बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि पूर्वी लीबिया और पाकिस्तान में कोई डील हो गई और उसी डील का नतीजा ये हादसा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए रचना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है कि अभी ब्लैक बॉक्सेस और वॉइस कॉकपिट मिला है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल 400 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को तैनात किया गया था, सारा बॉडीज रिकवर करने के लिए प्रोब चल रहा है। अब एक चीज समझना होगा जो आम भाषा में हमारे ऑडियंस समझ पाए, कि लिबिया आज के दिन एक देश नहीं है। लिबिया आज के दिन दो देशों में डिवाइडेड है। उनके दो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। वेस्ट का जो कैपिटल है वो है ट्रिपली, और उससे जो मदद मिलती है मिलिशियाज की और मिलिट्री की, वो उससे बगल में एक टाउन है मिसराता, जहां से जनरल हदाद भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल। अब टर्की इनको बहुत सपोर्ट करता है और कतर इनको बहुत सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर आप ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट के भी अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहां रशिया का वैगनर ग्रुप है, चैड के मिलिशियाज हैं, सूडान के मिलिशियाज हैं, यूएई, इजिप्ट और इजराइल उनको सपोर्ट करता है। तो पहला अगर हम ये बात करें कि एक पैटर्न आप नोटिस कीजिएगा, 2023 में वैगनर के जो हेड थे, जो रशियन मर्सनरी है, उनका भी प्लेन क्रैश में डेथ होता है, कुछ पता नहीं चलता है। पिछले साल ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जी का ऐसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होता है, कुछ नहीं पता चलता है। अब फिर ये एक अलग एपिसोड हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई निष्कर्ष जो रियल में होगा वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर समझने के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि किस एक्टर का क्या फायदा है। पहला, 2 दिन पहले ही जो लिबिया की पार्लियामेंट है, यानी कि वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है, वहां पे ये पास होता है कि 2 साल के लिए टर्किश ट्रूप्स और तैनात रहेंगे वेस्टर्न लिबिया में। अब टर्की को वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ग्रीस, सिप्रस और इजराइल के ऊपर अपना कंट्रोल करके रख सके, इसलिए उसके लिए वेस्टर्न लिबिया इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक और चीज आई थी न्यूज में जिसमें बहुत खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल अल हदाद अभी टर्की गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो टर्किश बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा। दूसरी चीज, अब आते हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान ने जो 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का आर्म्स डील किया है, ये सबसे बड़ा, क्योंकि लिबिया के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो है।
लेकिन आसिम मुनीर जाते हैं और अचानक से ये आर्म्स डील होता है। काफी बलूचिस्तान से जो एक्टिविस्ट हैं इसका खंडन भी करते हैं, हाँ। क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन की मान्यता नहीं की जा रही है। हम्म। अब पाकिस्तान क्यों चाहता है कि वो लिबिया के साथ ट्रेड करे? पहला, क्योंकि लिबिया नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा ऑयल रेवेन्यू का देश है, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, उनका जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, उनका सऊदी और यूएई का सपोर्ट पाकिस्तान को ज्यादा लिबिया, ईस्टर्न लिबिया के थ्रू मिलेगा। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसराइल का भी एंगल हो सकता है। अब इसराइल का एंगल क्या है? जो भी यूएन का डिप्लोमेटिक मिशन होता है, हाँ। जिसमें टर्किश से फॉर एग्जांपल पीस कीपिंग फोर्सेस अभी गाजा में निर्धारित किए जाएंगे, जो अमेरिका का गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने वाला है, हाँ। उसका पूरा निर्धारण लेफ्टिनेंट जनरल अली अहमद अल हदाद ही करते। और टर्की के फोर्सेस अगर एक बार गाजा में आ जाएंगे तो वो कभी जाएंगे नहीं। अभी दो जगह पे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। हाँ। मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। हाँ। पहला है आपका सीरिया, जहां इसराइल और टर्की आपस में भिड़े हुए हैं, और दूसरा है लिबिया। लेकिन क्या हमें इन्वेस्टिगेशन का रियल मुद्दा पता चलेगा? मुझे नहीं लगता। क्या टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन, क्योंकि हाँ। एक वेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, एक ईस्ट को सपोर्ट कर रहा है, हाँ। हाँ। तो टर्की अभी कुछ समय से ईस्ट की लेकिन तरफ भी इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, निर्धारित हो रहा था। ये जो अलग अलग सपोर्टिव सिस्टम है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की ने यहाँ पर गद्दारी कर दी अल हद्दाद का? यूं क्योंकि अल हद्दाद को बुलाना, फिर उनका प्लेन क्रैश हो जाना, 8 लोगों की जान चले जाना, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, इनिशियल स्टेज है अभी, ब्लैक बॉक्स का सामने आना या फिर वो रीजंस खंगाले जाना कि किस वजह से क्रैश हुआ। और ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है, क्योंकि सब कुछ जल के खाक हो गया तो बहुत बार रीजन सही तौर पर मालूम होते नहीं है। अच्छा, पूर्वी लीबिया और पाकिस्तान में डील का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? आसिम मुनीर और सद्दाम खलीफा हफ्तार की बेनगाजी में जो शहर में मुलाकात हुई थी, उसमें 400 करोड़ के हथियार डील की बात भी सामने आ रही है। सुधाकर जी, आपको लग रहा है सब कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जो मैडम अभी उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल हाँ। मैं उनके साथ सहमत हूँ। समय कम, टीवी में ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ये एवरीथिंग हैपेंस टू अ डिजाइन, देयर इज अ प्लान इन प्लेस, और क्या प्लान है वो सामने उभर के आता नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ मैडम के साथ जो कह रहे हैं, शुभदा मैम। एंड इसके पीछे बहुत कुछ कहानी है। मैं अगर सीआई का एंगल ले आऊंगा, उसको एक्सप्लेन करते करते आपको 3 घंटे लग जाएंगे। सीआईए इसमें इन्वॉल्व है, इजराइल के नेतान्याहू उसका भी इन्वॉल्व है, और इसमें सबसे बड़ा जो खतरनाक मेरे विचार के मुताबिक हाँ। वो है टर्की। टर्की को आप जितना भी गहराई में जाएंगे फिर भी एक अंधा कुआं की तरफ है, उसका सही मसला को आप पकड़ नहीं पाएंगे। ये बहुत गहरा चीजों में, ये एक्चुअली हर चीज में अपना अड़ंगना डालने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे मेरे ख्याल से, मेरे विचार के मुताबिक, ये अगर इफ एट ऑल देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, इसमें टर्की का एंगल ये इसलिए होगा क्योंकि आज के दिन में टर्की गाजा स्ट्रिप में जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है वहाँ पे नाम है, बट टर्की इज नॉट अ फेवर्ड ऑप्शन। जिस तरह पाकिस्तान इज नॉट अ फेवर्ड नेशन, ये न्यूट्रल नहीं है। ये न्यूट्रल नहीं है। आपको स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए आपको न्यूट्रल स्टेट पार्टिसिपेट करना निहायत ही आवश्यक है, ये नहीं है। लेकिन ये जो हथियार वाला कह रहे हैं और बलोच एंगल कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में ये एक्चुअली बहुत सारे ओरिएंटेशन उसी तरह पॉइंट कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये मेन मुद्दा अगर उनको पकड़ में आता है तो शायद ये सामने उभर के आएंगे। और असीम मुनीर को भी पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा जो खलनायक है वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर टर्की का मदद लेते हुए, मैं यहीं पे ही खुलासा करना चाहता हूँ, कतार पाकिस्तान के पीछे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हाँ। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है, कतार का पैसा आ रहा है। हाँ। वहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स को मदरसाज में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और वहाँ पे जो जमायती वाला जो फैलाव आज के दिन में प्रभाव बढ़ती जा रही है, उसमें कतार का हाथ, लेड बाय टर्की। टर्की इसलिए आ रही है क्योंकि वो उम्मा का जो कंटेस्टेशन हो रही है ईरान, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ये एक इस्लामिक
वर्ल्ड में एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। काफी तो खुलकर ये अब बात आप कर रहे हैं, हालांकि एंड में थोड़ा सा खुलकर बात कर रहे हैं। सुधाकर जी 20 सेकंड में बस इस बात का जवाब और दें, जो शुभदा जी अभी बोल रही थी कि क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर हथियार के बदले तेल का खेल भी करने वाले हैं क्या? ये तो छुपा हुआ 5 चीजें हैं जो खेल चल रही है आज के दिन में। नंबर एक डिफेंस इंडस्ट्री की जो बिकाऊ, जिसलिए मैं सीआईए का एंगल पे चुप रह गया। हाँ हाँ नंबर 2 आपका नारकोटिक्स। हाँ। नंबर 3 फार्मास्यूटिकल। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ऑयल। हर एक बिजनेस के डील के पीछे आज के दिन में सबका निगाह तेल तेल के ऊपर ध्यान है। और तेल का प्रोडक्शन, जैसे मैडम ने बताया, शुभदा मैडम, हमें सब मालूम है कि वेस्टर्न एज ऑल्सो ईस्टर्न, ये नहीं कि ईस्टर्न लीबिया जो उसमें तेल नहीं है, बट यू हैव अ बेटर क्वालिटी एंड अ मेजर सोर्स ऑफ ऑयल टुवर्ड्स द वेस्टर्न लिबिया। दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट ठीक द है। मोमेंट। एंड इन्वेस्टिगेशन में इसी के ऊपर थोड़ा सा जोर देने से पक्का निकल आएगा ये, लेकिन बाहर नहीं आएगा। आपको इसका इन्वेस्टिगेशन का असली नतीजा जो है कभी नहीं आएगा। आई एम टोटली इन सही कह रहे हैं आप, एग्रीमेंट। इस तरह के केसेस में नहीं आता। आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी जरूर नाम भर की, लेकिन सही रीजन सामने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसके पीछे के जो सिनेरियो हैं वो जरूर समझ में आ रहे हैं, जैसे कि आप दोनों ही एज ए एक्सपर्ट जुड़े भी, और आपने ये पूरे माहौल को और पूरी बातों को अच्छे से आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया भी। सुधाकर जी, शुभदा चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने ही अपना कीमती समय निकाला, न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।